Hello students, welcome to the next part of audio revision. Today we will be covering income from house property. अब income from house property में it is from section 22 to section 27 which says that section 22 is the charging section which says that annual value of any property of which the assessee is the owner is chargeable to tax under that income from house property. So annual value of the house property of which assessee is the owner that will be chargeable to tax under this head of income. अब एनुअल वैल्यू का मतलब हमको समझना है, प्रॉपर्टी का मतलब समझना है हम लोग को। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? इट कैन बी कमर्शियल प्रॉपर्टी, इट कैन बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई भी हो सकता है। बस वो एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, और अगर रेजिडेंशियल तो विद रूफ होना चाहिए। कमर्शियल विदाउट रूफ होगा तो भी वो रेजिडेंशियल, तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी कैटेगरी में आ सकता है। वेकेंट लैंड यहाँ पे नहीं आएगा, बट लैंड अटैच टू बिल्डिंग होगा तो वो कवर हो जाएगा। अब रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए ओनरशिप होना जरूरी है। अगर ओनरशिप नहीं होगा, जैसे अगर टेनेंट ने कुछ सबलेट किया है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड होगा तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पीजीपी में टैक्सेबल होगा। कॉम्पोजिट रेंट होगा तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा। तो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी खाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अगर हमारा रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का बिजनेस है और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो पीजीपी में जाएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द एसएससी, नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा। देन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे 30% ऑफ एनएवी, 24B में हम इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल डिडक्शन ले लेंगे, हमको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हम दो चीजें ऐड कर देते हैं। अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, आफ्टर अलाउइंग 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इन दैट रिसीव्ड अमाउंट आल्सो। Now, before understanding what is gross annual value, let us try to understand what are different types of property. Any property which is let out during any part of the year is let out property. Any property which is not let out during any part of the year is self-occupied property, SOP. लेकिन SOP मैक्सिमम दो ही हो सकता है। तो सर अगर किसका 3 या 4 प्रॉपर्टी है जो ड्यूरिंग द ईयर लेट आउट ही नहीं किया तो क्या होगा? उसमें से मैक्सिमम दो ही एसओपी होगा, बाकी लोग हम एलओपी मान लेंगे, मतलब वो डीएलओपी हो जाएगा। तो दैट विल बी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। अब लेट आउट प्रॉपर्टी जो होगा, इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? लेट आउट प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? तो नॉर्मल जनरल केस में इट विल बी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। कंपेयर दिस विद एक्चुअल रेंट लेस अनरियलाइज्ड रेंट इफ एनी, तो विच एवर इज हायर वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को कुछ पार्ट के लिए लेट आउट किया हुआ है और बाकी पार्ट के लिए आपने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपका एक्चुअल रेंट तो लेट आउट पीरियड के लिए होगा, लेकिन ईआर जो होगा वो फुल 12 मंथ्स के लिए होगा। तो एनुअल वैल्यू में ईआर हो जाए वो हमेशा फुल 12 मंथ्स का ही होता है, एक्सेप्ट इन टू केसेस व्हेन प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर और व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर प्रोपोर्शनल पीरियड के लिए आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमने प्रॉपर्टी को वेकेंट रखा हुआ है तो उस केस में हमारा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे पहले एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड करेंगे, दैट विल बी ए। उसके बाद हम एक्चुअल रेंट फाइंड करेंगे फॉर लेट आउट पीरियड, दैट विल बी बी। फिर हम फाइंड करेंगे वैकेंसी रेंट, दैट विल बी सी। फिर बी प्लस सी जो होगा वो डी हो जाएगा हमारा टोटल रेंट। नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन डी, इफ ए इज ग्रेटर देन डी तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ए हो जाएगा। इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन डी तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बी हो जाएगा। ये पार्ट अगर नहीं समझा तो इसको वापस से रिवाइंड करके फिर से इसको लिखते हुए आप कर लेना, तो फिर अच्छे से रिकॉल रहेगा आपको ये। तो ये होगा वैकेंसी वाले केस में। अगर हमने प्रॉपर्टी को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कुछ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लेट आउट पे कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग उसमें से बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको आप सेपरेट प्रॉपर्टी ट्रीट करोगे एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन इसके हिसाब से करोगे, जिसमें आपका म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह पूरे प्रॉपर्टी का दिया होगा, तो आप प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन करोगे फॉर दैट पार्ट ओनली। अगर इसमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जैसे फेयर रेंट नहीं दिया या म्युनिसिपल रेंट नहीं दिया, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, तो जस्ट इग्नोर दैट स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ रेंट रिसीव दिया तो दैट रेंट रिसीव विल बी इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नाउ लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। अब म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द एसएससी, म्युनिसिपल टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा, सीवरेज टैक्स हो जाएगा,
वाटर टैक्स हो जाएगा, कोई भी नाम से टैक्स हो सकता है जो आपसे लोकल अथॉरिटी या जो म्यूनसिपालिटी है वो रिकवर करती है। अगर वो फॉरेन अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट भी रिकवर कर रही है, प्रॉपर्टी फॉरेन में है, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा अगर हम उसका टैक्स इनकम हम इंडिया में टैक्स कर रहे हैं तो। अब उस केस में फॉरेन इनकम के केस में, प्रॉपर्टी के केस में आरओआर के लिए तो टैक्सेबल हो गई, आरएनओआर और एनआर के लिए तब टैक्सेबल होगा अगर वो इंडिया में रिसीव हो रहा है। म्युनिसिपल टैक्सेस हम माइनस करें तो वाटर चार्जेस वगैरह ऐसे कुछ होगा तो दैट इज नॉट म्युनिसिपल टैक्सेस। If municipal tax is not paid by the assessee during the year, it is not allowed as deduction. सर लास्ट 2-3 साल का हमने अभी एक साथ पे किया तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो एनएवी नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है दैट विल बी 30% ऑफ एनएवी, बट इफ एनएवी इज नेगेटिव देन स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी 0। देन इंटरेस्ट ऑन लोन। नाउ बिफोर गोइंग इनटू इंटरेस्ट ऑन, सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में बात कर लूं। In case of DLOP, gross annual value will be expected rent. In case of SOP, gross annual value will be nil. Interest on loan will be allowed as deduction. उसमें कुछ conditions satisfy होनी चाहिए that loan should be taken for the purpose of construction, repair, then maintenance और purchase of house property. अगर हमने लोन लिया है आउटसाइड इंडिया से तो बिना टीडीएस के अगर हम उसको पे कर देंगे तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट और लोन जो होता है उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है ऑन एक्रूअल बेसिस। देन अगर हमने दूसरा लोन लिया है पहले एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन रीपे करने के लिए तो जो दूसरे लोन पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसका भी रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलता है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा उसमें करंट ईयर का इंटरेस्ट तो आएगा ही, प्लस जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका भी 1/5 पोर्शन इंक्लूड हो जाता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स व्हाट? पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टिल द end of the financial year immediately preceding the period in which construction is completed. Maximum limit in case of डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। एलओपी डीएलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन एसओपी के केस में लिमिट होता है। आपको हायर लिमिट मिल सकता है 2 लाख रुपीज का या फिर 30,000 पे वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। दिस लिमिट इज पर असेसी नॉट पर प्रॉपर्टी, मतलब अगर एक असेसी की 2 प्रॉपर्टी है तो भी उसको 2 लाख का रिडक्शन मिलेगा। अगर एक ही प्रॉपर्टी में 4 असेसी है तो भी चारों को 2-2 लाख का रिडक्शन मिल सकता है। अब 2 लाख रिडक्शन हायर क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? उसमें कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1499, loan is taken for the purpose of purchase or construction of house property, not for the purpose of repairs or renovation. And loan is taken for construction, then construction should be completed within 5 years from the end of the year in which loan is taken. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो 2 लाख का लिमिट है, अदरवाइज 30,000 का लिमिट है। ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ एसओपी के लिए, एलओपी डीएलओपी के लिए कोई लिमिट नहीं होता है इसमें। और एसओपी में भी ये ओल्ड स्कीम में रिडक्शन मिलता है, न्यू स्कीम में एसओपी का कोई रिडक्शन नहीं मिलता। अगर एसओपी है तो न्यू स्कीम में उसको हम सीधा सीधा इग्नोर कर देंगे। अगर हमने हाउस 1 मॉर्गेज करके हाउस 2 के लिए लोन लिया है और उससे हाउस 2 एक्वायर किया है तो उस लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे उस पे हाउस 2 के इनकम के लिए वो रिडक्शन मिल जाएगा हम लोग को। अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई अरियर या अनरियलाइज रेंट है तो वो भी इनकम हो जाएगा टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट आफ्टर अलाउइंग 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर को ओनरशिप है तो अगर एलओपी है डीएलओपी है तो उसमें आप नॉर्मल पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लो एज इफ वन ओनर ही है, बाद में फाइनल अमाउंट को आप सीधा सीधा रेशियो में डिवाइड कर दो जो भी गिवन रेशियो होगा। अब उसमें कैटेगरी आती है डीम्ड ओनर की। डीम्ड ओनर मतलब क्या होता है? डीम्ड ओनर मींस व्हाट? कि वो टेक्निकली ओनर नहीं है लेकिन हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए इनकम टैक्स एक्ट में उसको हम ओनर मान लेते हैं। अब इस केस में सबसे पहले इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू spouse without adequate consideration, then transferor is deemed owner, except in case where transfer is made in connection to labor parts. Or if any property is transferred to minor child without adequate consideration, then again transferor is deemed owner. Again यहाँ पे exception है minor married daughter. फिर इसके अलावा होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट डीम्ड ओनर होता है। जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप लेते हैं तो उस फ्लैट के लिए उस जगह के लिए हम डीम्ड ओनर है। या फिर आपका पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब आपने पेमेंट पूरा कर दिया है, पोजीशन मिल गया है आपको और अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फिर भी हम ओनर मान लेंगे। या फिर अगर आप किसी प्रॉपर्टी में 12 साल से ज़्यादा रेंट पे रह जाते हो जिसमें आपका जो एग्रीमेंट है वो कंटिन्यूस बेसिस पे, या फिर अगर अलग अलग भी है तो वो मोर देन 1 ईयर वाले एग्रीमेंट है सब, तो उस केस में भी आप ओनर मान लिए जाओगे। तो ये हमारा डीम्ड ओनर है।
तो विद दिस हमारा ये पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। थैंक यू।